Hello friends, welcome to our YouTube channel ABSM John. So today's lecture will be elasticity and आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलास्टिसिटी पर होगा। तो हम ये जानकर आपको आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कि आपको इलास्टिसिटी में जैसे कि हो गया यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब तो आप 11-12 में पढ़ चुके हैं। तो वो सब हम ये जान के पढ़ा रहे हैं कि आप वो सब जानते हैं, ओके। और हमारा जो लेक्चर है वो बीएससी लेवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ। Hooke's law, within the elastic limit, stress is directly proportional to strain, okay। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, चूँकि इसको इधर ले आएंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगा और एक कांस्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट ई हुआ। इसको हम लोग ई मान लेते हैं, जो ई इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इट इज़ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, और ये जो होगा ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ करते हैं, ठीक है। एक तरफ स्ट्रेस करते हैं, एक तरफ स्ट्रेन करते हैं। तो हमारा जो इलास्टिक लिमिट होगा वो किसी एक पॉइंट पे जा कर के टूट जाएगा, और टूटने से पहले जो पॉइंट होगा उसे यील्ड पॉइंट कहते हैं, और टूटने पर जो पॉइंट होता है उसे ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। और जहाँ तक ये लिमिट गया इलास्टिक लिमिट कहलाता है। एकदम जैसे कि हम किसी एक कोई भी एक मटेरियल को ले लेते हैं, उसको हम खींचते हैं, जहाँ तक वो खिंचाता है वहाँ तक हम लोग समझेंगे कि वो उतना उसका इलास्टिक लिमिट है। उसके बाद खींचने के एक पॉइंट पे अगर उससे ज़्यादा खींच देते हैं तो वो क्या होता है कि वो टूट जाता है, तो वो ब्रेकिंग पॉइंट हुआ। और खींचने से थोड़ा देर पहले का समय जो होता है वो यील्ड पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशन है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, और ml-1 t-2। चूँकि स्ट्रेन का डायमेंशन लेस होता है और स्ट्रेस जो होता है ml-1 t-2 होता है, तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन भी ml-1 t-2 होगा, ओके। एंड यूनिट इज़ किलोग्राम पर मीटर सेकेंड का पावर -2, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखिए इस हिसाब से हम लोग यूनिट बनाते हैं, और इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। अब हम लोग करते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये जो यंग्स मॉड्यूलस होता है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के इक्वल होता है। अंडरस्टूड? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है अब ये भी आपको समझाएंगे। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई भी एक सॉलिड या कुछ भी मान लीजिए ये एक सॉलिड सिलेंडर है। अब इसको हम लोग खींचते हैं, इस पर हम लोग फोर्स लगाकर खींचते हैं। मान लीजिए इसको खींच करके थोड़ा लंबा कर दिए, ठीक है। तो इसका पहले का जो लंबाई था वो L था, और जो खींच करके जो बढ़ा वो DL हुआ। तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? DL/L, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, यानी कि ओरिजिनल लेंथ। जो हमारा चेंज इन लेंथ होता है उसके उस अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, उसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक तार है, ठीक है, उसका लेंथ L है, और इस पर हम यदि कोई फोर्स लगाते हैं F, और ये बढ़ करके इतना जो बढ़ा, फोर्स लगाने के बाद ये इतना बढ़ जाता है, DL लेंथ बढ़ जाता है, तो इसका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा वो DL/L होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। अब समझ में आ गया। सो अगला टॉपिक हम लोग करते हैं।